हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तनुज क्लासेस में। तो आप सब जानते हैं कि हम क्लास 10th के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं चैप्टर वाइज। आज हमारा चैप्टर 7 है जिसका नाम है लोकतंत्र के परिणाम। इससे पहले भी हम प्रीवियस चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें 1 to 6 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं। आप सभी उन चैप्टर को जरूर देखें जिससे आपको पेपर में हेल्प मिलेगी। तो आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन स्टार्ट से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें जिससे आपको बाकी अपडेट मिलती रहे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन वाइज। तो इसमें पहले क्वेश्चन आते हैं, ये 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन है, आप कैसे कह सकते हैं कि लोकतंत्र राजनीति समानता पर आधारित है? ये क्वेश्चन 2015 में आया था। इसका उत्तर है, लोकतंत्र राजनीतिक समानता पर आधारित है क्योंकि प्रतिनिधियों का चुनाव में व्यक्तियों का समान महत्व होता है। राजनीतिक समानता पर आधारित है। समानता सभी व्यक्तियों को समान महत्व होता है। इसका क्या मतलब है? मतलब राजनीति में सभी जो 18 वर्ष से ज्यादा आयु के हैं वो सभी वोट डाल सकते हैं, इसलिए सभी समानता है। इसमें हमारे देश में ये नियम नहीं है कि पुरुष ही वोट डाल सकते हैं, महिलाएं वोट डाल नहीं सकती हैं। इसलिए 18 उम्र के बाद में सभी, चाहे वो पुरुष हो या महिलाओं हो, वोट डाल सकते हैं। इसलिए राजनीतिक समानता पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र में पारदर्शिता क्या है? क्वेश्चन 2014 और 15 में आया है और इसके बाद भी रिपीट हुआ है। पारदर्शिता मतलब ट्रांसपेरेंट, जिसके आर पार देखा जा सके। उत्तर है, लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेना मानदंडों और प्रक्रिया पर आधारित होता है। प्रत्येक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन है। इसे पारदर्शिता के रूप में जाना जाता है। मतलब लोकतंत्र ये सुनिश्चित करता है कि जो निर्णय लेंगे वो मानदंडों और प्रक्रियाओं पर आधारित होगा। अगर हमें कोई निर्णय लेना है तो पूरे मानदंड मतलब पूरे नियम के अनुसार चलेगा। प्रक्रिया मतलब पहले वो विधायिका में जाएगा, उसके बाद कार्यपालिका में जाएगा जहाँ कानून बनेंगे और लागू होंगे, और उसके बाद कोई प्रॉब्लम होती है तो न्यायपालिका में जाया जाएगा। ये होती है प्रक्रिया, स्टेप बाय स्टेप। और इसमें प्रत्येक नागरिक को निर्णय की प्रक्रिया की जांच का अधिकार है। मतलब अगर नागरिक चाहे तो निर्णय की जांच भी करा सकता है। इसके लिए भी कई माध्यमों, जैसे कि आपने सुना होगा जनहित याचिका के माध्यम से भी जांच कराई जा सकती है, या फिर उसके खिलाफ मुकदमा कर दिया जाए कोर्ट में, तब भी उसकी जांच हो सकती है। आप देखते हैं नेक्स्ट लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 3 मार्कर है। क्वेश्चन है, एक आदर्श सरकार ने न केवल खुद को भ्रष्टाचार से दूर रखेगी बल्कि भ्रष्टाचार और काले धन से लड़ना भी अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता बनाएगी। कथन का औचित्य सिद्ध करें। क्वेश्चन 2013 में आया पर ये वर्तमान में भी चलन में क्वेश्चन है कि भ्रष्टाचार, एक तो मेन टॉपिक यही है। एक इसमें क्वेश्चन में पूछा है कि जो सरकार होती है वो खुद को भ्रष्टाचार से दूर रखती है और वह भ्रष्टाचार और काले धन से लड़ना भी इसका सर्वोच्च कर्तव्य होता है। मतलब अपने देश में काले धन पर रोक लगाना है, इसके लिए वे कई कानून बना सकती है करप्शन से जुड़े हुए। इसका उत्तर है, उपरोक्त कथन से जुड़े मूल्य निम्नलिखित प्रथाओं और संस्थानों को दर्शाते हैं। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है, नियमित स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीति एवं कानूनों पर खुली सार्वजनिक बहस तथा सरकार एवं उसके कार्यों के बारे में नागरिकों को सूचना का अधिकार देते हैं। RTI बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र में एक आदर्श सरकार प्रक्रियाओं का पालन करती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। एक तो प्रक्रिया का पालन करती है और जवाबदेह होती है। जवाबदेह क्या होता है? जवाबदेह होता है अगर सरकार या फिर नागरिकों को कोई चीज गलत लगती है तो जनता उसके अगर उसके ऊपर जवाब या फिर सवाल उठाती है तो सरकार का दायित्व है कि वह उसका उत्तर करे कि हमने ऐसा निर्णय क्यों लिया है, किस कारण लिया है। नेक्स्ट पॉइंट है, एक नागरिक का निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन है। इसे पारदर्शिता के रूप में जाना जाता है। एक नागरिक मतलब एक सिंगल पर्सन भी निर्णय की जांच का अधिकार है, वह किसी भी निर्णय की जांच करवा सकता है। ये पारदर्शिता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदर्श सरकार लोगों की जरूरतों और अपेक्षाओं के प्रति सजग और संवेदनशील होती है और वे काफी हद तक भ्रष्टाचार से मुक्त होती है क्योंकि एक वैध सरकार होती है, यह लोगों की अपनी सरकार होती है। बेसिकली इस पॉइंट में आदर्श सरकार के बारे में बताया गया है कि आदर्श सरकार क्या होती है, जो लोगों की अपेक्षाओं के प्रति सजग और संवेदनशील होती है, जो लोगों के हक के लिए कार्य करती है, उनके विकास के लिए कार्य करती है और वह भ्रष्टाचार से मुक्त होती है क्योंकि वह एक वैध सरकार होती है और लोगों की अपनी सरकार है, जिसे लोगों ने अपने आप को चुना। ये सरकार जो आदर्श होती है वो स्वयं को उत्तरदायी समझती है कि हमारा उत्तरदायित्व है जनता का कल्याण करना। हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, लोकतंत्र सिद्धांत रूप में अच्छा माना जाता है लेकिन व्यवहार में उतना अच्छा नहीं माना जाता। उचित तर्कों के साथ इस कथन की पुष्टि करें। 2014 में आया हुआ क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर है, यदि हम दुनिया के 100 से अधिक देशों में लागू की जा रही कुछ लोकतांत्रिक नीतियों को देख तो लोकतंत्र अच्छा लगता है। उदाहरण देखते हैं,
एक औपचारिक संविधान होना, औपचारिक मतलब ऑफिशियल, नियमित चुनाव कराना, नागरिकों को कुछ अधिकारों की गारंटी देना, लोगों के कल्याण के लिए काम करना आदि हमें यह साबित करने के लिए मजबूर करता है कि लोकतंत्र अच्छा है। अच्छा कैसे है? इसका पॉइंट, अच्छी सरकार के पॉइंट एक तो हो गया ये औपचारिक सरकार है, दूसरा ये नियमित चुनाव से आती है, तीसरा नागरिकों को कुछ अधिकारों की गारंटी देती है, चौथा है लोगों के कल्याण के लिए कार्य करती है। यह है एक अच्छी लोकतांत्रिक सरकार। लेकिन अगर हम सामाजिक स्थिति, उनकी आर्थिक उपलब्धि और विभिन्न संस्कृतियों के संदर्भ में देखें तो अधिकांश लोकतंत्र में बहुत बड़ा अंतर है। अंतर है मतलब सिद्धांत कम हो जाते हैं। कहाँ पर? एक तो सामाजिक स्थिति सभी की अलग अलग होती है, आर्थिक उपलब्धियां भी अलग अलग होती हैं, सांस्कृतिक संदर्भ में भी इसकी अलग होती है। सॉरी, थर्ड पॉइंट है ये। व्यापक आर्थिक असमानताएं, भेदभाव पर आधारित सामाजिक अन्याय, जन्म स्तर, जीवन स्तर, लिंग भेदभाव आदि लोकतंत्र की खूबियों के बारे में कई संदेह पैदा करते हैं। संदेह किस किस के लिए होते हैं? एक तो आर्थिक के लिए हो गए, भेदभाव, सामाजिक अन्याय, जीवन स्तर और लिंग भेदभाव। जब भी हमारी कुछ अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो हम लोकतंत्र के विचार को दोष देना शुरू कर देते हैं। चूंकि लोकतंत्र सरकार का एक रूप है, इसलिए यह हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए तभी परिस्थितिक बन सकता है जब वे उचित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र नागरिकों की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं के प्रति किस प्रकार उत्तरदायी है? विश्लेषण करें। उत्तरदायी और उत्तरदायी लिखा है, इसमें दो बार उत्तरदायी के बारे में पूछा गया है। ये क्वेश्चन 2015 में आए हैं और इसका आंसर देखते हैं। आंसर है, लोकतंत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को अपने शासकों के चुनाव का अधिकार हो, शासक का चुनाव का अधिकार हो, शासक पर उनका नियंत्रण हो, शासक का उन पर नियंत्रण हो, मतलब शासक उन पर कंट्रोल करे, पर जबरदस्ती नहीं, कानूनों के माध्यम से। इसके पॉइंट बन सकते हैं, जब भी संभव और आवश्यक हो नागरिकों को लोकतंत्र में निर्णय लेने में भाग लेने में सक्षम होना चाहिए। जब भी संभव हो तो आवश्यक हो नागरिकों को लोकतंत्र में निर्णय लेने और भाग लेने। निर्णय में कैसे ले सकते हैं? अगर कोई निर्णय बनता है या कानून पास होता है तो उससे पहले सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकतंत्र यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय लेने की प्रक्रिया मानदंडों और प्रक्रियाओं पर आधारित हो। एक नागरिक के पास निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन है। इस प्रकार लोकतंत्र में पारदर्शिता शामिल है। इस पॉइंट में बेसिकली क्या बताया गया, अगर कोई भी निर्णय ले रहा है तो वह मानदंडों पर आधारित होना चाहिए और उसकी कोई प्रक्रिया है उसकी अनदेखी की गई है तो जनता उसके बारे में सरकार को बता सकती है, जानकारी दे सकती है। जांच का अधिकार भी नागरिकों के पास है और वह अधिकार उन्हें आरटीआई के माध्यम से मिला है, उसके बारे में पूछने का अधिकार, जिसे सूचना का अधिकार कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, किसी लोकतंत्र में जवाबदेही, उत्तरदायित्व और वैध सरकार बनाने के लिए उसे निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करनी चाहिए। अगर एक अच्छी सरकार मतलब जवाबदेही की एक अच्छी सरकार बनाने के लिए क्या क्या बातें होनी चाहिए, तो ये निश्चित किया गया है, वह नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए, प्रमुख नीतियां एवं कानूनों पर खुली सार्वजनिक बहस हो, नागरिकों को सरकारी नीतियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और आप इन पॉइंट्स का उपयोग किसी भी अदर क्वेश्चन में कर सकते हैं जहाँ पर लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में पूछा है। ये लोकतंत्र की विशेषता बता सकते हैं। आप इस पॉइंट को बेसिकली अलग से पॉइंट नोट कर लें, जिससे कि आपको लोकतंत्र के अगर कुछ पॉइंट ना आए तो आपको ये 4 पॉइंट याद रहे ना, तो आपको हमेशा प्लस पॉइंट मिलेगा। इन शॉर्ट आप कह सकते हैं इस पॉइंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लोकतांत्रिक सरकार वैध सरकार है? तर्कों के साथ कथन का समर्थन करें। क्वेश्चन 2016 में आया था। इसका उत्तर है, लोकतांत्रिक सरकार एक वैध सरकार है। वैध सरकार, अच्छा वैध मतलब क्या होता है आप जानते हैं? वैध का मतलब होता है कानूनी, जो कानून के द्वारा पूरे कानून की प्रक्रियाओं का पालन करके बनी है और इसमें किसी भी प्रकार का इनलीगल वर्क नहीं किया गया है। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं वैध मतलब कानूनी रूप से एकदम सत्य, सही। यह धीमी, कम कुशल, हमेशा बहुत उत्तरदायी या साफ सुथरी नहीं हो सकती, लेकिन एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों की अपनी सरकार होती है। यही कारण है कि दुनिया भर में लोकतंत्र के विचार को भारी समर्थन मिला है। लोकतंत्र की सरकार कौन सी होती है? जिसे बोलते हैं लोगों की अपनी सरकार है। लोगों की अपनी सरकार लोकतांत्रिक सरकार माना जाता है। लोगों की इच्छा है कि उनके द्वारा चुने गए प्रतिनिधि द्वारा शासित हो। चूंकि एक लोकतांत्रिक सरकार लोगों की अपनी सरकार होती है, इसलिए उनका मानना है कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है, क्योंकि यह एक वैध सरकार है। लोकतंत्र की अपनी खुद की सहायता उत्पन्न करने की क्षमता अपने आप में एक परिणाम है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता।
मतलब लोकतांत्रिक सरकार खुद में सक्षम है, जिससे कि लोगों के हर स्तर पर विविधता के बावजूद भी उस देश का विकास किया जा सकता है। इसके एग्जाम्पल में आप भारत का उदाहरण ले सकते हैं, जो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि भारत में भी लोकतांत्रिक सरकार है और आप जानते हैं कि भारत एक विविधता से भरा देश है, जिसमें हर जाति, धर्म, भाषा के लोग रहते हैं। फिर भी हमारा देश लोकतंत्र पर कायम है और हमारे संविधान का आज भी पालन किया जाता है। और हमारा संविधान एक जीवंत संविधान है, जिसमें नियमित रूप से समय रहते और समय की स्थिति को जानते हुए परिवर्तन किए जाते हैं और जो लोगों पर लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब तो जरूर करें। क्वेश्चन है, लोकतंत्र सामाजिक विविधता को समायोजित करता है, उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। क्वेश्चन 2016 में आया था। इसका उत्तर होगा लोकतंत्र सामाजिक विविधता को समायोजित करता है निम्नलिखित तरीके से। पॉइंट वाइज है। फर्स्ट पॉइंट है, लोकतंत्र अपनी प्रतिस्पर्धा में संचालन के लिए एक प्रक्रिया विकसित करता है। लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा होती है, बिना प्रतिस्पर्धा के कोई भी लोकतंत्र कायम नहीं हो सकता, क्योंकि जब तक प्रतिस्पर्धा ही नहीं होगी तो लोगों के विचारों के बारे में लोगों को पता कैसे चलेगा कौन किस विचार से संबंधित है। इससे इन तत्वों के विस्फोट या हिंसक होने की संभावना कम हो जाती है। कोई भी समाज विभिन्न समूहों के बीच संघर्षों को पूरी तरह और स्थायी रूप से हल नहीं कर सकता है। देखो, चाहे अगर कोई भी सरकार हो, चाहे वो लोकतांत्रिक हो या अलोकतांत्रिक हो, संघर्ष तो दोनों ही स्थिति में बने रहते हैं। जहाँ लोकतंत्र है वहाँ लोग कहते हैं किसी एक पार्टी को चुना जाए, जहाँ एक पार्टी है वहाँ लोग चाहते हैं कि इसके अलावा दूसरी पार्टी भी आए। एक पार्टी के रूप में आप चीन को एग्जाम्पल ले सकते हैं। लेकिन हम निश्चित रूप से इन मतभेदों का सम्मान करना सीख सकते हैं और इन मतभेदों को सुलझाने के लिए तंत्र विकसित कर सकते हैं। मतलब मतभेद को सुलझाने के लिए भी हम कोई ना कोई नियम तो बना ही सकते हैं सबकी सहमति से। उदाहरण के लिए बेल्जियम में जाति आबादी के बीच मतभेद को सफलतापूर्वक सुलझाया गया। इससे तनाव की संभावना कम हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इस प्रकार सामाजिक मतभेद, विभाजन और संघर्ष से निपटने की क्षमता लोकतांत्रिक शासन की एक निश्चित प्लस पॉइंट है। इसको आप नोट कर सकते हैं। प्लस पॉइंट क्या क्या है? जिस प्रकार लोकतंत्र होता है उससे मतलब सामाजिक मतभेद, विभाजन और संघर्ष से निपटने की अच्छी प्रक्रिया होती है और ये लोकतंत्र में कम से कम स्थिति देखने को मिलती है। इसी के चलते नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, लोकतंत्र को बेहतर बनाने वाले किन 3 मूल्यों का विश्लेषण करें। 2017 में आया क्वेश्चन है और इसके बाद भी कई बार रिपीट हुआ है। इसका उत्तर देखते हैं। हम महसूस करते हैं कि लोकतंत्र किसी भी अन्य शासन प्रणाली की तुलना में बेहतर शासन प्रणाली है। क्यों है लोकतंत्र शासन बेहतर? इसके पॉइंट्स दिए गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है, लोकतंत्र नागरिकों के बीच समानता को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है। यह महिलाओं की गरिमा को बढ़ाता है। व्यक्ति की और इधर है महिलाओं की गरिमा को बढ़ाता है। वंचितों के दावे को मजबूत करता है। नेक्स्ट पॉइंट, इससे निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार होता है। लोकतंत्र में पारदर्शिता आती है। निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार होता है। नेक्स्ट पॉइंट, विवादों को सुलझाने के तरीके बताता है। विवादों को सुलझाने के तरीके बताता है। नेक्स्ट पॉइंट, लोकतंत्र गलतियों को सुधारने की गुंजाइश देता है। अगर कोई गलती हो गई है तो उसकी गुंजाइश है संविधान में संशोधन के माध्यम से। और अगर लोगों को कोई निर्णय सही नहीं लगता है तो वह भी उसके प्रति विरोध करके अपनी बातों को सही साबित करके उसमें बदलाव करवा सकते हैं। आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमें क्यों लगता है कि लोकतंत्र किसी भी अन्य प्रकार की सरकार की तुलना में बेहतर सरकार है? व्याख्या कीजिए। आपको कैसा लगता है कि लोकतंत्र किसी भी अन्य प्रकार की सरकार से बेहतर है? व्याख्या कीजिए। लोकतंत्र अपने अन्य विकल्पों की तुलना में अधिक प्रभावी है। कथन का औचित्य सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन के 3 टाइप हैं। क्वेश्चन भी अलग अलग ईयर में आए हैं और इसके बाद भी रिपीट हुए हैं। क्वेश्चन का टाइप देख कर समझ सकते हैं कि क्वेश्चन का टाइप अलग है पर आंसर एक ही है। तो इसका आंसर देखते हैं। उत्तर है, हमें लगता है कि लोकतंत्र किसी भी अन्य प्रकार की सरकार की तुलना में बेहतर सरकार है, क्योंकि लोकतंत्र नागरिकों के बीच समानता को बढ़ाता है। यह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, महिला की गरिमा को बढ़ाता है, वंचितों के दावे को मजबूत करता है। इसे निर्णय लेने की गुणवत्ता में सुधार होता है। लोकतंत्र में पारदर्शिता आती है। यह निर्णय को सुलझाने के तरीके बताता है, विवादों को सुलझाने के तरीके बताता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। तो ये पॉइंट ऊपर वाले पॉइंट ही सिमिलर है पर क्वेश्चन अलग है। इसमें क्वेश्चन का पैटर्न देख सकते हैं दोनों क्वेश्चंस में। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकतंत्र सामाजिक विविधता को कैसे समायोजित करता है? उदाहरण देकर समझाइए। 2011 और 14 में आया है। उन स्थितियों की व्याख्या कीजिए जिसमें लोकतंत्र सामाजिक विविधता को समायोजित करने में सक्षम है। 2012 में लोकतंत्र नागरिकों के बीच शांतिपूर्ण और सामंजस्य जीवन की ओर ले जाता है। उपयुक्त उदाहरण के साथ कथन का समर्थन करें। क्वेश्चन 2013 में आया है। क्वेश्चन के आप टाइप देख सकते हैं खुद ही और इसका अंदाजा लगा सकते हैं क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। और 3 बार आया, मतलब ये सिर्फ ईयर कम दिए गए हैं। इसके बाद ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्वेश्चन का पैटर्न कुछ में सिमिलर है और कुछ में डिफरेंट है। इसका उत्तर देखते हैं।
कोई भी समाज विभिन्न समूहों के बीच संघर्ष को पूरी तरह और स्थायी रूप से हल नहीं कर सकता है, लेकिन हम निश्चित रूप से इन मतभेदों का सामना करना सीख सकते हैं और मतभेदों पर बातचीत करने के लिए एक तंत्र विकसित कर सकते हैं। बेल्जियम इस बात का उदाहरण है कि किसी जातीय समूह के बीच मतभेद पर सफलतापूर्वक बातचीत की गई। इसलिए लोकतंत्र विभिन्न सामाजिक विभाजनों को समायोजित करने के लिए सबसे उपयुक्त है, क्योंकि ये आमतौर पर उनकी प्रतिस्पर्धा का संचालन करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित करता है। लेकिन श्रीलंका का उदाहरण देखते हैं कि कैसे दो समुदायों के बीच अविश्वास व्यापक संघर्ष में बदल गया और इस प्रकार एक लोकतंत्र को सामंजस्यपूर्ण सामाजिक जीवन प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित 2 शर्तों को पूरा करना आवश्यक है। लोकतंत्र के लिए शर्तें क्या-क्या हैं, पहले ये देख लेते हैं। बहुमत और अल्पमत की राय स्थायी नहीं होती, मतलब जो बहुमत जो ज़्यादा लोग होते हैं, अल्पमत मतलब जो कम होते हैं, जिन्हें गिना जा सकता है, बहुमत जो बहुत होते हैं। लोकतंत्र केवल बहुमत की राय से शासित नहीं है, बहुमत को अल्पमत के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि सरकार आम राय का प्रतिनिधित्व करते हुए काम कर सके। मतलब एक सरकार तभी बन सकती है जब वो बहुमत और अल्पमत दोनों को साथ लेकर चले, जिससे मतभेद की स्थिति भी पैदा ना हो और दोनों के निर्णय भी मान्य हो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बहुमत द्वारा शासन धर्म या जाति या भाषा समुदाय आदि के संदर्भ में बहुसंख्यक समुदाय द्वारा शासन नहीं बन जाता। मतलब बहुमत शासन वो नहीं है जिसमें किसी धर्म विशेष जाति के आधार पर शासन किया जाए, इससे शासन नहीं होता है, इससे किसी एक पक्ष का ही पक्ष लिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र तब तक लोकतंत्र बना रहता है जब तक हम नागरिकों को किसी न किसी समय बहुमत में रहने का मौका मिलता है। लोकतंत्र कब होता है? लोकतंत्र जब लोग बहुमत में रहते हैं, इकट्ठे होकर मतदान करते हैं, मतदान के माध्यम से या जनहित आरटीआई के माध्यम से या जन आंदोलन के द्वारा अपनी बातों को रखते हैं। जो सरकार द्वारा निर्णय लिए गए गलत हैं, परंतु उनके द्वारा लिए गए निर्णय पर सरकार को विचार करने के लिए विवश करते हैं। किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, समुदाय, पंथ और ऐसे अन्य कारकों के आधार पर लोकतंत्र में भाग लेने से वंचित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि आप सब जानते हैं, जो भी व्यक्ति 18 वर्ष से अधिक उम्र का है वह भी चुनाव लड़ सकता है, पर किसी भी पद के लिए उसे 25 वर्ष की उम्र का होना मान दिया गया। बाकी अलग अलग नियम है राज्यसभा के लिए और लोकसभा के लिए, पर चुनाव हर कोई लड़ सकता है हमारे देश में, चाहे वह गरीब के घर से ताल्लुक रखता हो या अमीर के घर से ताल्लुक रखता हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता बनाए रखने में किस तरह सफलता पाई है? इसकी व्याख्या KGA 2012 में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में लोकतंत्र किसी भी अन्य प्रकार की सरकार को कैसे बेहतर है? उपयुक्त उदाहरणों के साथ इस कथन का समर्थन करे। क्वेश्चन 2013 में आया है, इसका उत्तर देख लेते हैं। सम्मान और स्वतंत्रता का जुनून लोकतंत्र का आधार है। लोकतंत्र का आधार क्या है? सम्मान और स्वतंत्रता। आपने समानता और स्वतंत्रता भी ले सकते हैं इसमें। इसका फर्स्ट पॉइंट है समाज में आर्थिक असमानता काफी हद तक कम हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट कई लोकतांत्रिक देशों में महिलाओं को लंबे समय तक वोट देने का अधिकार से वंचित रखा गया। लेकिन लंबे संघर्ष के बाद उन्हें अपना अधिकार, सम्मान और समान व्यवहार मिला। आप सब जानते हैं जैसे कि भारत है, उसमें स्वतंत्रता के बाद सभी को बराबर रूप से, चाहे वो महिला हो या पुरुष, सभी को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया था। परंतु ऐसे स्टार्टिंग से नहीं था। जो देश हमसे पहले थे, जिन्होंने हम पे डोमिनेट किया, उन देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं मिला। सबसे पहले वोट देने का अधिकार पुरुष वर्ग में भी अमीर वर्ग को दिया गया था। उसके बाद धीरे धीरे यह अधिकार बढ़ता गया। उसके बाद फिर महिलाओं को, इससे सबसे एंड में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार मिला, मगर वो भी आंदोलन के बाद उन्होंने भी अपने लिए वोट की मांग उठाई, उसके बाद उन्हें वोट डालने का अधिकार मिला। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। भारत में लोकतंत्र में वंचित और भेदभाव के शिकार जातियों उदाहरण के लिए अनुसूचित जाति और जनजातियों के समान राज्य और अवसरों के दावे को मजबूत किया है। मतलब हमारे देश में सभी को अनुसूचित जातियों या जनजातियों सभी को वोट डालने का अधिकार है, सभी को अवसर प्राप्त है। लोकतंत्र में सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार है। वयस्क नागरिक कौन माना गया है? जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका है, इसकी 18 एज हो चुकी है। नेक्स्ट पॉइंट है लोकतंत्र एक ऐसा तंत्र विकसित करता है जो विभिन्न जातीय समुदायों के मतभेदों और आंतरिक विशेषताओं को ध्यान में रखता है। लोकतंत्र में बहुसंख्यकों को हमेशा अल्पसंख्यकों के हितों को ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए ताकि अल्पसंख्यक अलग थलग महसूस ना करें। लोकतंत्र की एक विशेषता मान सकते हैं जिसमें कि जो बहुसंख्यक होते हैं वे अल्पसंख्यकों को साथ लेकर चलते हैं और उनकी जरूरतों का भी पूरा ध्यान रखते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये क्वेश्चन नेक्स्ट और लास्ट है। इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ करें, और इस चैप्टर को देखने के बाद आप बाकी चैप्टर भी ज़रूर देखें, जिससे कि आपको क्वेश्चंस में हेल्प मिलेगी और पेपर में भी आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे फ्रेम करना है। इसे आप खुद तो देखें और अपने फ्रेंडों में भी शेयर करें इस प्लेलिस्ट को, जिससे आप दोनों की हेल्प होगी। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जैसे कि आप सब जानते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में लोकतंत्र बहुत बेहतर है, इस कथन का औचित्य सिद्ध करें। क्वेश्चन 2016 में आया। यह दर्शाने के लिए उदाहरण की नागरिकों की गरिमा और स्वतंत्रता की गारंटी लोकतंत्र में सबसे अच्छी तरह से दी जाती है। लोकतंत्र की एक विशेषता क्या है? इसमें लोगों की स्वतंत्रता और लोगों की गरिमा की गारंटी दी जाती है कि सभी लोग स्वतंत्र होंगे, सभी को अपने अनुसार जो कार्य करना है वो कार्य कर सकते हैं। टॉपिक वाइज देखते हैं, इसमें सारे पॉइंट वाइज देखते हैं। पहला है महिलाओं की गरिमा, महिलाओं से संबंधित पॉइंट है। लोकतंत्र में महिलाओं की गरिमा को समाज का एक आवश्यक घटक के रूप में मान्यता देता है। महिलाओं से संबंधित समस्याओं का पर्याप्त ध्यान देने का तरीका यह है कि अधिक संख्या में महिलाओं को निर्वाचित रूप से शामिल किया जाए। इसे प्राप्त करने के लिए निर्वाचित निकायों में महिलाओं का उचित अनुपात होना कानूनी रूप से बाध्यकारी है। भारत में पंचायती राज में स्थानीय सरकारी निकायों में महिलाओं के लिए 1/3 सीट आरक्षण की गई है। मार्च 2010 में महिला आरक्षण विधेयक को राज्यसभा में पारित किया गया था, जिससे संसद और राज्य विधान परिषदों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण सुनिश्चित हुआ है। 1/3 सीट कितनी होती है? 1/3, मतलब 3 व्यक्तियों में से एक महिला होगी। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। लोकतंत्र में वंचित और भेदभाव वाली जातियों के दावों को मजबूत करना, मतलब जो वंचित हैं जिनका भेदभाव किया जाता है उनके दावे, मतलब उनकी मांगों को भी मजबूत करना। जब सरकार बनती है तो राजनीतिक दल आमतौर पर इस बात पर ध्यान रखते हैं कि विभिन्न जातियों और जनजातियों के प्रतिनिधियों को इसमें जगह दी जाए। कुछ राजनीतिक दल कुछ जातियों का पक्ष लेने के लिए जाते हैं। लोकतंत्र सभी जातियों को समान दर्जा और अवसर प्रदान करती है। आपने अक्सर देखा होगा जब लोकतंत्र के चुनाव होते हैं तो इसमें विशेष रूप से जनजाति और अनुसूचित जाति जनजाति के लोग अलग से लिए जाते हैं, जो विशेषकर उस वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस वर्ग से वह उठकर आते हैं, और वह उनकी मांगों को रखते हैं और उनके प्रति वह कानून बनाते हैं, जिससे कि भारतवर्ष के सभी वर्ग और धर्मों का समान रूप से महत्व होता है और सभी को बराबर रूप से चलाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लोकतंत्र लोगों को विषय की स्थिति में नागरिकों की स्थिति में बदल देता है। लोकतंत्र का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोगों को अपने शासक चुनने का अधिकार होगा और लोगों का शासकों पर नियंत्रण होगा। जब भी संभव और आवश्यक हो, नागरिकों को लोगों को निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए जो उन सभी को प्रभावित करते हैं। मतलब ये जो नागरिक चुनाव के माध्यम से तो शासकों को चुनते हैं और शासकों पर नियंत्रण भी रखते हैं। अगर सरकार कोई निर्णय लेती है जो उनके विरुद्ध है तो जनता जन विरोध कर सकती है। इसके सारे हमारे संविधान में कई कानून बनाए जा चुके हैं, जिसमें से एक है रिकॉल। मतलब अगर सरकार को अपना चुनाव नेता पसंद नहीं है तो वह उसे वापस बुला सकती है रिकॉल के माध्यम से, जिसमें दोबारा चुनाव होंगे और सरकार उसके खिलाफ मत कर देती है, उसे अपने पद छोड़ना पड़ेगा। इसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा भी सरकार को बदला जा सकता है, पर यह संसद की एक प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट देखते हैं। एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया की जांच करने का अधिकार और साधन है। जांच करने का अधिकार है आरटीआई के माध्यम से। नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट, एक नागरिक को निर्णय लेने की प्रक्रिया में जांच का अधिकार और साधन है। भारत जैसे लोकतंत्र में पारदर्शिता है। अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार, जिसे आरटीआई कानून पारित किया गया था, जो सभी नागरिकों को सरकारी विभागों में कार्य के बारे में सभी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार सुनिश्चित करता है। लोकतंत्र में लोगों को इसके कामकाज के बारे में शिकायत करने का अधिकार है। आरटीआई कानून 2005 में लागू किया गया था, जिसके माध्यम से नागरिक अपने किसी भी निर्णय के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या किसी भी स्थिति के बारे में जानकारी ले सकते हैं, चाहे वो सरकार से जुड़ी हुई हो, न्यायालय से जुड़ी हुई हो, कार्यालय से जुड़ी हुई हो, या कोई भी कानून बनाया गया है उससे संबंधित हो, तो आरटीआई के माध्यम से सरकार को उस प्रशासन का यह अधिकार और कर्तव्य है कि वह लोगों को तय समय के अंदर उस विषय में जानकारी प्रदान करें। तो इस प्रकार निर्णय लेने में, जांच करवाने में जनता की हेल्प करता है। तो इस प्रकार हमारा चैप्टर 7 भी खत्म होता है, और इससे पहले की जो चैप्टर्स हैं वो भी आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखें और अपने फ्रेंडों को उसमें शेयर करें, और हमारे चैनल को अपने लाइक और सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ ज़रूर करें। थैंक यू।